हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द रिवीजन लेक्चर ऑफ चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस लेक्चर में हम चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को एक बहुत ही समराइज्ड वे में अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि आपका किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट ना रह जाए। तो दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत में हमने देखा कि चाहे एसिड्स हों या फिर बेसिस, दोनों ही हमारे लिए बहुत डेंजरस होते हैं। लेकिन कुछ एसिड्स और बेसिस ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑरेंज और लेमन की, तो ये दोनों ही एसिडिक इन नेचर हैं, लेकिन ये दोनों ही हमारे लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेकिंग सोडा के बारे में, तो ये बेसिक इन नेचर होता है लेकिन हमारे लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। और इसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे एसिड्स हैं वो सावर इन टेस्ट होते हैं, जबकि जो हमारे बेसिस हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों हम हर बार ये टेस्ट करके तो नहीं बता सकते कि कोई चीज एसिडिक है या फिर बेसिक, क्योंकि मोस्टली एसिड और बेसिस हमारे लिए बहुत डेंजरस होते हैं और हम उन्हें कंज्यूम नहीं कर सकते। इसीलिए हमने पढ़ा इंडिकेटर्स के बारे में और ये देखा कि इंडिकेटर्स कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो अपने कलर को चेंज करके हमें ये बताते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या फिर बेसिक। जैसे कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन, फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, ये सभी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो अपने कलर को चेंज करके हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक। और हमने ये भी देखा कि ये जो इंडिकेटर्स हैं ये सिर्फ सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं बल्कि पेपर फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। और इतना ही नहीं, कुछ इंडिकेटर्स तो ऐसे भी हैं जो अपना कलर नहीं बल्कि अपनी स्मेल को चेंज करके हमें यह बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक, जैसे कि अनियन और क्लोव ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो अपना कलर चेंज करके नहीं बल्कि अपनी स्मेल को चेंज करके हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक। और ऐसे इंडिकेटर्स को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। तो दोस्तों जब हमने इंडिकेटर्स की हेल्प से ये पता लगा लिया कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक, तो हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना शुरू किया और एसिड और बेसिस को बहुत सारी अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करवाया। सबसे पहले हमने एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन करवाई और यह देखा कि जब भी एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक सॉल्ट बनाते हैं और कुछ वाटर फॉर्म होता है। लेकिन दोस्तों एक बार गलती से हमने एक एसिड को एक मेटल के जार में डाल दिया और ये ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई एसिड या फिर बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। लेकिन कभी कभार हमारे मेटल के ऊपर मेटल ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है, तो इसीलिए हमने हमारे एसिड को मेटल ऑक्साइड की लेयर के साथ रिएक्ट करवाया और यह देखा कि जब एक एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट बनाता है और कुछ वाटर फॉर्म हो जाता है। लेकिन जो हमारे बेसिस हैं वो मेटल ऑक्साइड की लेयर के साथ तो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करने के बाद एक सॉल्ट बनाते हैं और कुछ वाटर रिलीज हो जाता है। लेकिन कभी कभार हमारे मेटल्स के ऊपर मेटल ऑक्साइड की नहीं बल्कि मेटल कार्बोनेट की एक लेयर आ जाती है, तो इसीलिए हमने हमारे एसिड और बेसिस को मेटल कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करवाया और ये देखा कि जब भी एक एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट बनाता है, कुछ वाटर रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। लेकिन जो हमारे बेसिस हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमने एसिड और बेसिस के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बहुत कुछ जान लिया। लेकिन जब हमने एसिड्स को ऑब्जर्व किया तो हमने ये देखा कि जो सभी एसिड्स हैं उनमें एक चीज कॉमन है और वो ये कि इन सभी एसिड्स के अंदर एक H वाला पार्ट है और एक बाकी बचा हुआ पार्ट है। इसीलिए हमने सभी एसिड्स को एक जनरल फॉर्मूला दे दिया विच इज HX। और जब हमने एसिड्स को पानी के अंदर डाला तो एक बहुत ही मजेदार चीज ऑब्जर्व की और वो ये कि जैसे ही हम किसी भी एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो उसका H वाला पार्ट अलग होकर हमें H पॉजिटिव आयन देता है, जबकि X वाला पार्ट अलग होकर हमें X नेगेटिव आयन दे देता है। और बिल्कुल इसी तरीके से हमने सभी बेसिस को ऑब्जर्व करने के बाद ये देखा कि सभी बेसिस के अंदर एक OH वाला पार्ट है और एक बाकी बचा हुआ पार्ट है और इसीलिए हमने सभी बेसिस के लिए एक जनरल फॉर्मूला दे दिया विच इज MOH। और जब हमने एक बेस को पानी के अंदर डाला तो ये ऑब्जर्व किया कि बिल्कुल एसिड की तरह ही हमारे बेसिस भी दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। जो हमारा M वाला पार्ट है वो अलग होकर M पॉजिटिव आयन देता है, जबकि OH वाला पार्ट अलग होकर OH नेगेटिव आयन दे देता है। यानी कि स्टूडेंट्स चाहे हमारा एसिड हो या फिर बेस, जब भी मैं इनमें से किसी को भी पानी के साथ मिक्स करता हूं तो वो मुझे पानी के सॉल्यूशन के अंदर आयंस दे देते हैं। और फ्रेंड्स किसी भी एसिड या बेस को पानी के साथ मिक्स करने की प्रोसेस को ही डाइल्यूशन कहा जाता है। और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी मैं किसी एसिड को पानी के अंदर डालता हूं तो जो मेरा बीकर यानी कि कंटेनर है वो काफी गर्म हो जाता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारी डाइल्यूशन की प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान जो हमारी हीट है वो रिलीज हो रही है। और इसीलिए हमें ये कहा जाता है कि कभी भी हमें किसी एसिड के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बहुत थोड़े से पानी से ही बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो सकती है और जो हमारा कंटेनर है
वो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों हमें ये तो पता चल गया कि एसिड क्या है और बेसिस क्या है। हमने इंडिकेटर्स की हेल्प से ये पता लगा लिया कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक। लेकिन अगर मेरे पास दो एसिडिक सॉल्यूशंस हैं तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है और कम एसिडिक कौन है? ये हमें बताता है हमारा पीएच स्केल। जो हमारा पीएच स्केल है उसके अंदर 0 से लेके 14 तक टोटल 15 डिविजन्स होती हैं और ये हमें बताता है कि जिस भी सॉल्यूशन की पीएच 7 है वो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक, वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। और जिस भी चीज की पीएच 7 से जितनी कम होती जाती है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता जाता है, जबकि जिस सॉल्यूशन की पीएच 7 से जितनी ज्यादा होती जाती है वो उतना ही ज्यादा बेसिक होता जाता है। और इस पीएच की हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी, तो हमारे ब्लड की पीएच अराउंड 7.4 होती है और अगर ये पीएच बहुत ज्यादा या फिर कम हो जाए तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो हमारा स्टमक है उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी स्टमक की पीएच 1.2 के अराउंड होती है। लेकिन सिर्फ हम ही नहीं है जो पीएच के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं इस पीएच के ऊपर। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्लांट्स के बारे में तो फ्रेंड्स प्लांट्स को सही से ग्रो करने के लिए जो सॉइल की पीएच है वो 6.5 से 7.5 के अराउंड होनी चाहिए। अगर ये पीएच काफी ज्यादा या फिर कम हो जाती है तो हमारे प्लांट्स सही से सर्वाइव नहीं कर पाते। और हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं अगर जिस पानी के अंदर वो रहते हैं उसकी पीएच काफी ज्यादा या फिर कम हो जाती है तो वो भी सही से सर्वाइव नहीं कर पाते। तो दोस्तों अभी तक हमने इस चैप्टर में एसिड्स और बेसिस के बारे में बहुत कुछ जान लिया। हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा, हमने इंडिकेटर्स के बारे में जाना, हमने पीएच स्केल को भी देखा। लेकिन दोस्तों इस चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, लेकिन अभी तक हमने सॉल्ट्स के बारे में तो कुछ बात की ही नहीं। तो इसके बाद हमने बात की सॉल्ट्स के बारे में और सबसे पहले हमने जाना कॉमन सॉल्ट के बारे में, जिसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। और ये जो सोडियम क्लोराइड है ये सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए भी काम आता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और भी ना जाने कितने ही केमिकल्स। और इसके बाद हमने इन सभी केमिकल्स के बारे में एक एक करके स्टडी किया और हमने ये देखा कि जब भी हम सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर मिक्स करके उसका सोल्यूशन बनाते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, कुछ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और क्लोरीन गैस भी रिलीज हो जाती है। और इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। और इस प्रोसेस के दौरान जो क्लोरीन गैस रिलीज हुई उसका यूज करते हुए हमने ब्लीचिंग पाउडर बनाया और उसके बहुत सारे यूजेस को भी स्टडी किया। इसके बाद हमने सोडियम क्लोराइड का यूज करते हुए ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल बनाया विच इज NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कॉमन लैंग्वेज में इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। और इस बेकिंग सोडा का यूज करते हुए हमने अपने बहुत ही स्पॉन्जी और फ्लफी केक्स बनाए और देखा कि जब भी हम बेकिंग सोडा को अपने केक के अंदर डाल के हीट करना शुरू करते हैं तो ये बेकिंग सोडा ब्रेक होने लगता है और ब्रेक होने के बाद हमें देता है सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। कुछ वाटर फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। और यहां पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसके बबल्स बनने की वजह से ही जो हमारे केक्स हैं वो काफी फ्लफी और स्पॉन्जी हो जाते हैं। और ये जो वाटर बना ये हमारी कुकिंग के अंदर काफी हेल्प करता है। लेकिन यहां पर ये जो सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 बच गया, क्या हम इसे वेस्ट होने देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने इस सोडियम कार्बोनेट को यूज करने के लिए इसके पानी के साथ क्रिस्टल्स बनाए और यह ऑब्जर्व किया कि ये पानी के साथ रिएक्ट तो नहीं करता लेकिन Na2CO3 के हर मॉलिक्यूल के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच हो जाते हैं यानी कि स्टिक हो जाते हैं और हमें मिलता है Na2CO3.10H2O, जिसे साइंस की लैंग्वेज में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है, लेकिन कॉमनली इसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। और इस वॉशिंग सोडा के हमने बहुत सारे इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूजेस के बारे में जाना और हमने देखा कि ये जो हमारा वॉशिंग सोडा है इसके मॉलिक्यूल्स के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं इनका एक स्पेशल नेम है विच इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन ये वॉशिंग सोडा ही अकेला ऐसा सॉल्ट नहीं है जिसके अंदर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। ऐसे और बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज CaSO4.12H2O। और जब हम इसे पानी के साथ मिक्स कर देते हैं तो हमें मिलता है CaSO4.2H2O, जिसे जिप्सम कहा जाता है। और ये जो जिप्सम है ये काफी हार्ड सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से इसके बहुत ही सारे यूजेस हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमने इस चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पीयू स्टैक में आपके लिए बहुत सारे यूजफुल रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स,
स्पेशल टिप वीडियोस और बहुत ही मजेदार प्रैक्टिस पेपर्स, और इन सभी रिसोर्सेज का यूज करते हुए इस चैप्टर से रिलेटेड अपनी नॉलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस चैप्टर की जर्नी को यहीं पर कंक्लूड करता हूं, लेकिन हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।